सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। आज की एपिसोड वैसे फ्राइडे को आनी थी, लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थर्सडे को, और फिर उसके बाद एक ड्रामा स्टार्ट हुआ जो कि फ्राइडे को भी हुआ, सैटरडे को भी हुआ, पूरे वीकेंड चला। और आज वैसे तो आप देख रहे हैं मंडे नाइट को, लेकिन मैं संडे नाइट को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं नॉर्मली एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ ताकि वो एडिट हो और फिर अपलोड हो जाए। सो जो भी मैं आज बात करूँगा वो डेटा संडे नाइट तक के डेटा को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसेस हुआ है। आज के एपिसोड में मैंने सोचा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात करूं, लार्जली बिकॉज मैंने सोचा था कि इलेक्शंस हो चुके होंगे, कोई नई गवर्नमेंट डिसाइड हो चुकी होगी, उनको मद्देनज़र रखते हुए जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को अनपैक करेंगे तो इट माइट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आने वाले वक्त पोटेंशली कैसे हो सकते हैं। बट एज विद एवरीथिंग इन पाकिस्तान, थिंग्स आरंट दैट ईजी। एंड अभी तक संडे नाइट तक कोई सीरियस हलकों की तरफ से हमें कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले वक्त की गवर्नमेंट कौन बनाएगा। तो आज के एपिसोड में मैंने सोचा कि मैं आपको एक तो रिकैप दे दूं फॉर अ लॉट ऑफ दोज पीपल जिनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्शंस में क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा है। हम तो गए थे वोट करने, थिंग्स वर सपोज टू बी सिंपल, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तो एक तो आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं, और दूसरा अगेन बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज़ अवेलेबल हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लें कि ए गवर्नमेंट कौन बना रहा है, किस शेप एंड फॉर्म में बना रहा है, और बी आने वाले वक्त में क्या होगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो 8 फरवरी को पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, प्रॉपरली हुए, बाय एंड लार्ज विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट हुए। कुछ लोगों ने, कुछ जगहों ने रिपोर्ट किया कि बलूचिस्तान में हालात थोड़े ख़राब हुए, बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट दैट। इतनी इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान से नहीं निकलती। बाय एंड लार्ज बाकी पाकिस्तान में विदाउट एनी मेजर इंसिडेंट इलेक्शंस होते रहे। अच्छा, अब कुछ पोलिंग स्टेशंस में पर्टिकुलरली इन कराची कुछ वियर्ड सिचुएशन ऐसी हुई कि सुबह 9 बजे या 8 बजे जब पोलिंग स्टार्ट होनी थी तो पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। इनफैक्ट ये पोलिंग ड्रैग होती गई। वहाँ का जो अमला था वो कह रहा था कि जी हमारे पास तो अभी तक जो है ना वो तो बैलेट पेपर ही नहीं पहुँचा, हमारे पास तो बॉक्सेस ही नहीं आए, फॉर्म्स ही नहीं आए। तो बड़ा वियर्ड सी सिचुएशन थी और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर आवाज़ उठ रही थी, लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो सका। और कुछ इलाकों में तो 1, 1:30, 2 बजे जाके फाइनली इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ऑब्वियसली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वाज वेरी पुअर मैनेजमेंट, बिकॉज उससे हुआ ये कि नॉर्मली स्टार्ट में एकदम से लोग एनर्जेटिक होकर सुबह सुबह आ जाते हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं, उसमें बूढ़े लोग भी होते हैं, बहुत मुश्किल हालात में भी लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वो एंथुजियाज्म आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होना शुरू हो जाता है। लॉट ऑफ देम वेंट बैक एंड डिड नॉट कम बैक अगैन। दूसरा, जब ये लोग आ भी गए तो रश बहुत ज़्यादा था। इसके ऊपर कंप्लेंट्स आई सिटीजन्स की, जो कह रहे थे कि बहुत स्लो हो रहा है, लाइंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और 5 बजे बहुत सारे डिफरेंट हलकों के अंदर जहाँ पर लोग अभी तक खड़े हुए थे, नॉर्मली लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर रश बहुत ज़्यादा होता है तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इलेक्शन एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ और 5 o'clock शार्प इलेक्शन को रोक दिया गया। और लॉट ऑफ द पीपल हु वर स्टैंडिंग आउटसाइड वर लेफ्ट विदाउट बीइंग एबल टू वोट। बट खैर, बाय एंड लार्ज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, कोई फड्डे वड्डे नहीं हुए, कोई गोलियां नहीं चली। इक्की दुक्की वीडियोज़ आई। कराची की एक वीडियो थी जिसमें कैंडिडेट जो है उनको नज़र आ रहा था कि वो हार रहे हैं, तो वो गालियां देते हुए, गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने सारे बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो तोड़ ताड़ के फारिग कर दिए। कुछ जगहों पे नज़र आया कि जी पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस के बैलेट पेपर्स को जला दिया। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हेयर एंड देयर, बट बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यही कहते हैं कि इलेक्शन का जो इनकाद हुआ वो पीसफुल था और वो सक्सेसफुल था। अब थोड़ा सा हम इसमें पीटीआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीटीआई हैज़ इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एल्बिएट कि वो इंडिपेंडेंट्स हैं, बट इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पीटीआई एज अ पार्टी जब इस इलेक्शन में आई है तो एक तो उनके पास सिंबल नहीं था, हम सबको पता है, कोर्ट केस था, पता नहीं किस किस किस्म के सिंबल्स थे, कोई रैकेट था, कोई बैंगन था, कोई लूडो की गीटियाँ थी, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सिंबल्स ऑल ओवर पाकिस्तान थे। फिर उसके बाद उनकी कोई पार्टी नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे खड़े हुए थे, तो कोई कंसोलिडेटेड कैंपेनिंग नहीं हो सकती थी। तमाम कैंडिडेट्स की मिल मिला के हर इंडिविजुअल कैंडिडेट एक इंडिविजुअल कैंपेन कर रहा था। मोर इंपॉर्टेंटली उस पार्टी की पूरी जो ए टीम थी वो जेल में थी, जो पूरी बी टीम थी वो भागी हुई थी, वो छुपी हुई थी, वो वैसे ही पब्लिक में नहीं आ सकती थी, और जो सी टीम थी जो कि बेसिकली इलेक्शन में लड़ रही थी, जो अननोन्स थे, जो रैंडम लोग थे, जो पिछले 6, 8, 10 महीने में एकदम से पॉपअप किए हैं पीटीआई के अंदर, बिकॉज कोई भी सीनियर लीडरशिप में अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों को भी इलेक्शन की कैंपेनिंग करने की इजाज़त नहीं थी। पीटीआई कोई अपना प्रॉपर जलसा नहीं कर सकी, उनको इजाज़त नहीं दी गई। कॉर्नर मीटिंग्स होती थी, उसके ऊपर पुलिस आ जाती थी, उनको रोक देती थी। केपीके के अंदर समवॉट इन्होंने फिर भी कॉर्नर मीटिंग्स कर ली, शेर अफजल मरवत साहब ने और कुछ लीडर्स ने, बट बाय एंड लार्ज इनको कॉन्स्टेंटली पुश बैक मिलता रहा। अगेन, ये मैं नहीं कह रहा
इंटरनेशनल मीडिया में मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट हो चुका हुआ है। अल जज़ीरा की बड़ी डिटेल डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर अवेलेबल है। साथ ही जो पॉपुलेशन थी, जो पीटीआई का वोटर था, उसको होपलेस भी कर दिया गया हुआ था, उसको वो डिजेक्टेड भी था। वो कह रहा था यार कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको दिमाग में ऑलरेडी था कि पीटीआई ने तो जीतना ही नहीं है, तो फिर हम क्यों जाके वोट करें। अभी तमाम जो सारा कुछ करने के बाद जो हमने देखा गवर्नमेंट के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके सर्वेस जब आ रहे थे या मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा था, वो बड़े वसूख से ये कह रहे थे कि जी पीटीआई तो शायद 30 सीटें बमुश्किल निकाल ले। पीएमएलएन जो है वो 110 से 120 सीटें निकालेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो 70-80 सीटें निकाल लेगी। ये बहुत एक्टिवली बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट हो रहा था और ये भी फर्दर पीटीआई के वोटर को डिजेक्ट कर रहा था। अब इसमें मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा हबीब अकरम साहब को, बिकॉज एक तो ये कि उनका अंदाज़ बयान और उनकी उर्दू इतनी खूबसूरत है कि देख के मज़ा आता है उनकी वीडियो को। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक्चुअली एक बहुत डिटेल सर्वे किया हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन वो 40 to 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे और वहाँ पे उन्होंने लोगों से बड़े साइंटिफिक तरीके से सर्वे करके अपने सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स पब्लिश किए थे। और उनके जो रिजल्ट्स थे वो जो आज हमारे सामने पिक्चर, इट्स मच क्लोजर टू दैट। सिमिलरली बहुत सारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि नॉन गवर्नमेंट साइड पे थी, उनके भी जो पब्लिक सर्वेस थे वो बहुत ज़्यादा क्लोजर टू व्हाट वी आर सीइंग टुडे थे, but were not taken seriously by the government, by mainstream media and by the powers to be. अच्छा, अब इलेक्शन से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि पीटीआई जो कि इन तमाम मुश्किलात से गुजर रही थी एज अ पार्टी, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग परफॉर्म किया। उन्होंने इंश्योर किया कि जी वो सोशल मीडिया पे जलसे करें। उन्होंने इंश्योर किया क्योंकि उनको मेन जगहों के ऊपर मेन स्ट्रीम में स्पेस नहीं मिल रही थी, मीडिया में स्पेस नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन जलसे किए। उन्होंने ऑनलाइन जो है वो अपने तमाम लोगोज़ अपनी फेसबुक पेज पे एआई चैटबॉट्स बना दिए, अपनी वेबसाइट पे डाल दिए। आप जाके इंटरैक्ट कर सकते थे। यू कुड हैव गॉट फाउंड आउट योर इंतखाबी निशान जिस जगह पर था। तो बेसिकली उन्होंने दे डिड ट्राई टू इन वट एवर कैपेसिटी दे कुड फाइट बैक ऑन अ डिजिटल फ्रंट। यंग लड़के लड़कियां ऑन ग्राउंड जाके कैंपेन कर रहे थे, अपना फिगर आउट करके कि यार अच्छा हमारे हल्के में कौन सा इंतखाबी निशान है। बंदे का नहीं पता कौन लड़ रहा है, लेकिन निशान पता है और लोगों को जाके बताना है कि यार पीटीआई को अगर वोट करना है तो इस निशान पे वोट करना है। एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी हैव नॉट सीन दैट लेवल ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट इन द पोलिटिकल प्रोसेस। मतलब वैसे जनरली हमारे यहाँ हिस्टोरिकली एक होता है, जलसे होते हैं, बड़ा लीडर आता है, वो छोटा लीडर जो इलेक्टेबल होता है उसको फर्दर पंप करता है, वो जाता है और जाके जो है कॉर्नर मीटिंग्स करता है, डोर टू डोर जाता है। लेकिन सिटीजन इन्वॉल्वमेंट, चूंकि बिकॉज पीटीआई के सारे दरवाजे बंद हो चुके हुए थे, दे हैड टू बी डिसरप्टिव, दे हैड टू बी डिफरेंट, एंड सो दे एक्चुअली वेंट आउट एंड डिड अ लॉट ऑफ वेरी वेरी इनोवेटिव थिंग्स। बट नॉनदलेस मैं खुद पर्सनली आई थॉट कि ठीक है ये सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट सी अ वेरी legitimate outcome coming out of this. I don't think कि इससे कोई बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा। और फिर इलेक्शन डे जब हुआ तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ एकदम से हिट हुई पीटीआई को वो ये कि जी सुबह सुबह लोग उठे और 8 बजे सेल फोन्स बंद हो गए। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि फॉर दोज जिनको नहीं पता था, वो जो अपने फ़ोन पे गए उनको पता ही नहीं है कि उनके नेशनल या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के हल्के कौन से हैं, उनके पोलिंग स्टेशंस कहाँ पे हैं। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, 250-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब आपका किस पोलिंग स्टेशन में नाम है आप उसी पे जाएंगे, वरना तो आप ख्वार होते फिरेंगे अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो वहाँ पर एकदम से फर्दर ये हुआ कि यार जो बचा कुचा मुश्किल ऑनलाइन देखने के बाद वोटर ने मोबिलाइज होना भी था, वो भी अब मोबिलाइज नहीं होगा। खैर 5 बजे वोटिंग ख़त्म हुई, 6 बजे का इंतज़ार था जिस वक्त मीडिया को अलाउ करना था कि यार आप जो है वो अब रिजल्ट्स लोगों तक पहुंचा सकें। अब इस तमाम के दौरान मोबाइल फ़ोन्स बंद थे, यानी कि अगर आपने रिजल्ट्स अपने कम्युनिकेट करने हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेज हों जिनके रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड हैं और वो रिजल्ट्स पीछे मीडिया हाउस को बताना चाहते हैं, या पॉलिटिकल एजेंट्स हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताना चाहते हैं कि यार हमारा इस पोलिंग स्टेशन में ये रिजल्ट आया, उस पोलिंग स्टेशन में ये रिजल्ट आया, और उसको फिर कंपाइल किया जाए। खैर मीडिया हाउसेज के पास डीएसएनजीज होती हैं जो कि सैटेलाइट अपलिंक के थ्रू जो है वो अपना ट्रांसफ़र कर रही होती हैं डेटा, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारा रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर दिया और हमारे पास इनिशियली कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक हमने देखा कि जी पीटीआई की एक बहुत क्रेजी किस्म की लीड जनरेट होना शुरू होगी। 135 ऑफ द पीटीआई इंडिपेंडेंट्स एट द टाइम आउट ऑफ रफली आई वुड से 200 सीट्स वो लीड में थे, और पीएमएलएन कोई तकरीबन 40 सीटों पे थी, पीपल्स पार्टी तकरीबन कोई 30 सीटों में थी, और बाकी स्पोरेडिकली आपको पता है जो छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, एमक्यूएम कम्प्लीटली गॉन, बहुत सारी और, आईपीपी कम्प्लीटली गॉन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन कम्प्लीटली गॉन। अच्छा, अब जहाँ पर हम देख ही रहे थे बड़े कन्फ्यूज्ड होके तमाम लोग कि यार ये 135 लोगों की लीड कैसे हो गई पीटीआई की,
तो वहीं पर हमने देखा कि सबसे पहले टीवी चैनल्स ने जो टिकर था ना, जिसके ऊपर लिखा होता है कि टोटल पार्टी की क्या सिचुएशन है, वो टिकर्स हट गए। ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे हटे, बल्कि ऑनलाइन हम टीवी वाले जो हैं वो एक्टिवली उसके बारे में लिख रहे थे, उधर से हट गए। मतलब जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के आउटलेट्स थे, वहाँ से जो पार्टी की सिचुएशंस थी वो हटना शुरू हो गई। जहाँ पर अगर पीटीआई लिखा हुआ था, क्योंकि लोगों ने कंसोलिडेट किए हुए थे, वो देख रहे थे कि यार पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स कौन से हैं, वहाँ पे उसको कंसोलिडेट करके इंडिपेंडेंट्स कर दिया, पीटीआई का नाम भी हट गया। खैर नॉनदलेस 10:30 बजे पूरा पाकिस्तान देख रहा था, कंफ्यूज था, बट इन अ लॉट ऑफ वेज पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड भी था, क्योंकि लोगों ने ओवरवेलमिंगली निकल के वोट किया था। जो तमाम हमने देखा कि रुकावटें सामने आई थी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग रिजेक्टेड थे, उन तमाम को रिजेक्ट करके पाकिस्तानीज आए थे और उन्होंने वोट किया था, और उन्होंने इन अ लॉट ऑफ वेज पाकिस्तान में एक नया मैंडेट दिया था फॉर अ न्यू आइडियोलॉजी। नॉनदलेस 10:30 बजे हमने सुना कि अब रिजल्ट्स आना बंद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक पहले रूल बनाया हुआ था, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन अपना रिजल्ट जमा करा रहा था और वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा था रिजल्ट। लेकिन अब नया रूल आया रात के 10:30 बजे, और कहा गया कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपने रिजल्ट्स डायरेक्टली आरओस को देंगे, जो बेसिकली पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट इकट्ठा करता है और उसको एडमिनिस्टर करता है, और वहाँ से आरओ जो है वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को देगा, एंड ओनली इलेक्शन कमीशन विल देन गिव द फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और इधर हमने देखा कि एक ब्लैकआउट हो गया, और फिर 10:30 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक कंप्लीटली रिजल्ट्स में कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई हमें पता नहीं लगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एंड देन सुबह 7 बजे के बाद रिजल्ट सडनली बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गए। अब इसके ऊपर वो कहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है और जो दूसरी पार्टीज़ वाले हैं, वो कहते हैं कि जी जो स्टार्ट में 10:30 बजे तक रिजल्ट आया था वो बड़ा थोड़ा था, वो 10-15-20% था। जो सुबह आया है वो फाइनल रिजल्ट आया, कंसोलिडेटेड रिजल्ट आया है। तो फिर वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट इवेंचुअली हैड अ डिफरेंट पिक्चर टू पेंट। जहाँ पर पिछली रात 135 इंडिपेंडेंट्स लीड कर रहे थे, वहाँ पर अब इस रिजल्ट में वो इंडिपेंडेंट्स कम होकर कोई तकरीबन 60, 65, 70 तक हो गए थे। मीन वाइल PMLN जो कि 30-35 पे थी, वो बढ़ के 60-65 पे पहुंच चुकी हुई थी। पीपल्स पार्टी भी जो है वो 45-50 की तरफ जा रही थी। एंड यहाँ पर सडनली PTI वालों ने एकदम से बहुत ज़्यादा काउंटर क्लेम किया। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत मैसिवली चेंज हुआ है। अब इसमें फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, देर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, उनके लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात थी कि क्या वजह है, आखिर इतना मुश्किल क्यों है कि रूरल सिंध के आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं और कंप्लीट रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास अर्बन सेंटर्स के नहीं आ रहे। कराची का रिजल्ट नहीं आ रहा, इस्लामाबाद का रिजल्ट नहीं आ रहा, लाहौर का रिजल्ट नहीं आ रहा, पूरा पंजाब, अर्बन पंजाब, उसका आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा। और जब इवेंचुअली बहुत डिले के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तो उसमें रिजल्ट्स फ्लिप होना शुरू हो गए। जो पहले आपको नज़र आ रहा था वो कंप्लीटली ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि वो ट्रेंड्स इस तरह, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं चेंज हुआ जिसमें PMLN या पीपल्स पार्टी या MQM का कोई बंदा जीत रहा था और वो स्विच होकर इंडिपेंडेंट की तरफ आ गया हो। बल्कि तमाम जो ये स्विचेस थी वो इंडिपेंडेंट PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से MQM की तरफ गई, PMLN की तरफ गई, पीपल्स पार्टी की तरफ गई। तो उसने भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तशवीश पैदा की कि ये क्या हो रहा है पोटेंशली इस सिचुएशन के अंदर। फिर हमने देखा कि फाफिन की रिपोर्ट आई, जिन्होंने कहा कि जी RO लेवल के ऊपर इलेक्शंस बाय एंड लार्ज ठीक हुई हैं, लेकिन RO लेवल के ऊपर बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं, वहाँ पर बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हुई है और सही तरीके से चीज़ें नहीं हुई। लीगली भी अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ था कि वो 2 बजे तक तमाम रिजल्ट्स जनरेट करे, ये उनका रूल बुक के तहत फ़र्ज़ था। लेकिन और अगर वो नहीं कर सकते तो उनको बड़ा लेजिटिमेट रीजनिंग देने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी कोई रीजनिंग नहीं आई। आज तक जब हमारे पास फुली नोटिफाइड रिजल्ट्स नहीं आए 3 दिन गुजरने के बाद, अभी भी हमारे पास कोई लेजिटिमेट रीजनिंग नहीं है कि क्या वजह है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स इतने डिले क्यों हुए। अब थोड़ा सा जाहिर है कि जब बात हो रही है RO की, जब बात हो रही है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, जब बात हो रही है कि यार PTI वाले जो काउंटर क्लेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स हैं, हम उनको कंपाइल कर रहे हैं और जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस है, वो क्यों इतनी डिस्क्रिपेंसी है। अब मैं इसको क्विकली ब्रेक डाउन करता हूँ। एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एवरेज हल्का जो होता है, उसके अंदर नीचे तकरीबन 250-300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन में 3-4 हज़ार लोग आके वोट करते हैं। उसमें ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, उसी हिसाब से वो डिवाइड हुआ होता है। अगर आप वोट करने गए होंगे तो आपने सिमिलर यही चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। अब जब आपने रिजल्ट कंसोलिडेट करना है तो आपने इंश्योर करना है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि जाहिर है अगर थोड़ा सा भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो रेगिंग के इल्ज़ामात आ जाएंगे कि यार ये गलत है वो गलत है। तो इसका एक प्रोसेस पूरा बना हुआ है। जब पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग होती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके सामने काउंटिंग होती है, फाइनल टैली बताई जाती है कि यार इतने वोट्स इस पार्टी को पड़े, इतने वोट्स इस पार्टी को पड़े। चूँकि सबके सामने ये हो रहा होता है तो वो तमाम लोग एग्री करते हैं। फिर एक फॉर्म 45 होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि ये तमाम पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, इनके कितने वोट्स हैं, और फिर उसमें तमाम पोलिंग एजेंट्स और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो साइन करता है, स्टैम्प करता है, और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जो तमाम पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है
ताकि वो अपने अपने कैंडिडेट्स के पास ले जाएं। और साथ ही जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उनका अपना एक फॉर्म 45 होता है जो कि वो लेकर जाते हैं आरओ के पास, जो कि एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहा होता है, और वो फिर बैठ के उन तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करके एक फाइनल रिजल्ट जनरेट करता है। वो भी जो विनिंग कैंडिडेट या विनिंग या तमाम कैंडिडेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर वो कैंडिडेट या उनके कोई पोलिंग एजेंट वहाँ पर होते हैं, उनकी मौजूदगी में वो तमाम काउंट करता है, कंसोलिडेट करता है, उनसे वेरिफिकेशन लेता है और फिर एक फॉर्म 47 निकालता है जिसमें अगेन सबके साइंस होते हैं, सबके एग्रीमेंट्स होती हैं और एक फाइनल कंसोलिडेटेड पोजीशन पार्टी की आ जाती है। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है पोलिंग एजेंट्स का पोलिंग स्टेशन में होना, पोलिंग एजेंट्स का रिटर्निंग ऑफिसर के पास होना, जो कि फाइनली तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट करके डॉक्यूमेंट में सबके सिग्नेचर्स के साथ रिलीज़ करता है। अब इस केस में हुआ क्या? इस केस में हमने बहुत सारी रिपोर्ट सुनी फ्रॉम पीटीआई कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को ड्यूरिंग इलेक्शन एज वेल एंड लेटर ऑन हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया। उसमें जो है वो हमारी काउंटिंग उसके हमारे लोगों के बगैर काउंटिंग की गई। चलें ऑन अ पोलिंग स्टेशन लेवल हम मान लेते हैं यार पता नहीं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, उसका प्रूफ कहाँ से होगा, कितना होगा, बहुत कन्फ्यूजन है उसमें। लेकिन आरओ के लेवल के ऊपर एक्चुअली बड़ी थोड़े से हैं आरओस, और वो जो है वो एक्चुअली आप इसको चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि जी आरओस जो है वो इंगेज नहीं कर रहे थे। जब वो कंसोलिडेशन हो रही थी वो कैंडिडेट्स बाहर खड़े रहे, बहुत सारे कैंडिडेट्स, सलमान अकरम राजा पर्टिकुलरली, उनका हमने देखा कि उनकी वीडियो पड़ी हुई है कि उनको वायलेंटली बाहर निकाला गया और उनकी गैर मौजूदगी में ये कंसोलिडेशंस हुई। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें कंसोलिडेशन जब हो रही होती है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो जो कैंडिडेट है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उनको बोल सकता है कि जी आप अभी रिकाउंट करें, सारा का सारा जो आपके पास सामान आया हुआ है उसमें आप पोलिंग स्टेशन को खोल के उसके रिकाउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अब हमने देखा कि आरओ लेवल के ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आना शुरू हो गई। आरओ जो रिजल्ट जनरेट कर रहे थे, जो फॉर्म 45 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स फॉर्म 47 में डाल रहे थे, वहाँ पर समहाउ जो डेटा पीटीआई के कैंडिडेट्स के पास था वो डिफरेंट था वर्सेस व्हाट वाज बीइंग सीन इन द फॉर्म 47 जो कि उनकी गैर मौजूदगी में कंसोलिडेट होकर निकाले जा रहे थे। अच्छा सिर्फ ये नहीं, मल्टीपल टाइम्स ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट हलकों के नंबर्स चेंज होते रहे, डिफरेंट लोग अनाउंस होते रहे कि अब ये विनर है, नहीं ये विनर है। आई मीन इट वाज एन एब्सोल्यूट मैस, लाइक द वे दैट द इलेक्शन वाज डन, इट वाज लाइक बच्चे करा रहे हैं इस इलेक्शन को, समझ ही नहीं आ रही कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी बड़ी कंट्री, द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूर द 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू बी डूइंग ऑल ऑफ दिस कंसिडरिंग द फैक्ट कि जो आरओस थे पर्टिकुलरली जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं, जो कि ओरिजिनली हमेशा जुडिशरी से आए हैं, इस बार गवर्नमेंट ने, जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने आरओस को डीसी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डायरेक्टली डील करते हैं विद एनी गवर्नमेंट, तो उनका वहाँ पर ना वो बेसिकली बायस आ जाता है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लग रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यार आने वाली गवर्नमेंट XYZ होगी, देन दे कैन पोटेंशियली एंड अप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द इलेक्शन। तो ये चीज़ कोर्ट्स में गई थी, पीटीआई लेकर गई थी, उन्होंने कहा कि जी हम आरओ के ऊपर एतमाद नहीं करते, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होना चाहिए, रूल्स कहते हैं कि जुडिशरी को होना चाहिए। कोर्ट्स ने लेकिन गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था, और आज जो हम इस मेस में खड़े हुए हैं उसमें जुडिशरी का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि उनको उसी टाइम पे रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। नॉनदलेस पीटीआई कहती है कि जी हमारे पास 170 सीट्स पे लीड थी और हम 170 सीट्स जीत रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हमारे तमाम फॉर्म 45 जो आए हैं, जो हमारे पोलिंग एजेंट्स लेकर आए हैं, उसका डेटा हमने कंसोलिडेट भी कर लिया है। उन्होंने अपनी insaf.pk की वेबसाइट पे भी डाल दिया है, जो कि इंसिडेंटली पाकिस्तान में बैन हो गई है। उन्होंने साथ ही उधर से उठा के गूगल ड्राइव पे भी डाल दिया है, सो यू कैन एक्सेस दैट इफ़ यू वांट एंड देन यू कैन सी वेदर यू बिलीव के वाकई रिगिंग हुई है या नहीं हुई। जो एक चीज़ मैं पीटीआई को ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कमाल का खेला, वो ये खेला कि इस बार उन्होंने दे वर मच मोर प्रिपेयर्ड। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि अगेन लीडरशिप नहीं, ऑन ग्राउंड उनकी वो प्रेजेंस नहीं थी, वो हो ही नहीं सकती थी। बहुत सारे ऐसे हल्के थे जहाँ के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे थे वो जेल में बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2-3 दिन पहले से ये कॉन्स्टेंटली बोलना शुरू कर दिया हुआ था कि जी आपने फॉर्म 45 ज़रूर लेके निकलना है, और फॉर्म 45 जो वेरीफाइड साइंड फॉर्म्स हैं जो वो लेकर निकले हैं, दैट इज नाउ द बेसिस ऑफ देयर इंटायर रिगिंग एलिगेशन, व्हिच इज गोना बी अ टफ नट टू क्रैक फॉर द ऑपोजिशन, फॉर द अदर साइड। क्योंकि वो जितना भी शो डाल लें उसके ऊपर, अगर फॉर्म 45 है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, तो फिर उसके अंदर जाहिर है कि मसला खुलेगा, मसला इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, खप खुलेगी। तो वहाँ पर पीटीआई एक्चुअली प्लेड रियली वेल, दे हैड प्रीएम्प्टेड कि ये पोटेंशियली ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड दे वर एबल टू क्विकली जंप ऑन दैट नैरेटिव एज वेल। अब इस वक्त पीटीआई के चैलेंजेस क्या हैं? पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जी उनके पास, वो ये कहते हैं कि इस वक्त 101 सीट्स उनको मिली हुई हैं, वो कह रहे हैं 70 सीटों के ऊपर हमारे कैंडिडेट जो जीते हैं उनको हराया गया है ऑफिशियली।
तो वो उनको सबसे पहला तो जाके एक बहुत डिटेल्ड लीगल बैटल खेलनी है, ज़ाहिर है, क्योंकि जब कंसिडरिंग अकॉर्डिंग टू द पीटीआई के निज़ाम उनके ख़िलाफ़ है, जब जुडिशरी उनके ख़िलाफ़ है, जब ईसीपी उनके ख़िलाफ़ है, तो वो ट्रिब्यूनल्स पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी उनके साथ मुश्किलात पेश आएंगी, फिर वो जुडिशरी के पास जाएंगे, वहाँ पे भी मुश्किलात पेश आएंगी। तो इट्स नॉट गोना बी ईजी बैटल, लेकिन सबसे बड़ी बैटल उनकी ये है कि क्या वो ये सीटें ले पाते हैं या नहीं ले पाते। अच्छा, अब अगर उनको ये सीटें मिल भी जाएँ, अगर उनको 30-35 सीटें मिल भी जाएँ, फॉर एग्जाम्पल 134 अगर कोई पार्टी इस वक्त सीटें ले जाती है, तो वो मेजॉरिटी थियोरेटिकली वो 266 सीट्स में से मेजॉरिटी सीट्स ले जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो एक गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन एक्चुअल नेशनल असेंबली 266 की नहीं होती, वो 342 की होती है, जिसमें मजीद 70 रिजर्व सीट्स होती हैं जो कि मिलती हैं बेस्ड ऑन पार्टीज़ के और पार्टीज़ की सिचुएशन। पीटीआई लीगली इस टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंस के तौर पे लड़ रही है। अब उसमें सलमान अकरम राजा, हु इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर, जो कि लाहौर में अपनी रेगिंग का केस भी करके बैठ गए हैं, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि जी मुझे ओन चौधरी ने गलत फेक तरीके से हराया है। उनका कहना यह है कि पीटीआई एक्चुअली सिर्फ अपना सिंबल लूज़ किया था उसने, पार्टी नहीं डिसबैंड हुई थी। सो ऑल दीज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना पीटीआई का टिकट दिया था, दे आर एक्चुअली पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव। सो ये अगेन एक दूसरी लीगल बैटल है जो कि इन्होंने अब लड़नी है आगे जाके, और इसकी बेसिस के ऊपर पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिलेंगी। बट अगेन ये लीगल बैटल में इट्स गोना टेक अ वाइल। क्या ये टाइमली हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाले दिनों में जब नोटिफिकेशंस हो जाएंगी इन तमाम लोगों की, तो फिर उसमें एक स्टिपुलेटेड टाइम है जिसके अंदर अंदर इंडिपेंडेंट लोगों को पार्टीज ज्वाइन करनी है, और पार्टीज़ फिर अपने रिजर्व कैंडिडेट्स देगी, और फिर रिजर्व कैंडिडेट्स जो हैं वो अपॉइंट होंगे, और फिर इन तमाम अपॉइंटमेंट्स के बाद 342 की असम्बली बैठेगी और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करेगी। तो यहाँ पर एक इमीडिएट चैलेंज है पीटीआई का कि क्या इनको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर भी इनको रिजर्व सीट लेने से रोका जाएगा। सो इवन इफ अगर वो 134 पे आ जाते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी कि इनको इंडिपेंडेंट रखा जाए, इनको पार्टी नहीं कंसिडर किया जाए, ताकि जो दूसरी साइड है जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उनको रिजर्व सीट्स देकर मेजॉरिटी दे दी जाए। फिर साथ ही तीसरा चैलेंज जो कि हमने कल देखा कि पीटीआई के एक विनिंग कैंडिडेट ने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर अगेन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पीटीआई का सिंबल लिया गया और उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पर आपने दरवाज़ा खोल दिया हॉर्स ट्रेडिंग का, और आपने ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी कि जी अब इंडिपेंडेंट लोग जैसे ही इलेक्ट होकर आएंगे, तो पावरफुल हल्के जो हैं वो आएँ, आके इधर पावर इस्तेमाल करें या पैसा इस्तेमाल करें, वो लोगों को उठा कर ले जाएँ। याद रखें, यहाँ पे वोट जो है वो इंडिपेंडेंट्स को नहीं मिला। एक ट्रू इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने मैंडेट पे लड़कर आया होता है, एक पार्टी का बंदा होता है जो कि पार्टी का वोट लेकर आया हुआ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली लोगों का जो एक्चुअल मैंडेट है, जो लोगों ने जिसको वोट दिया है, उसको बाईपास करके इंडिविजुअल्स को ख़रीद कर आप डिफरेंट पार्टीज़ में लेकर जाएंगे, जो कि अगैन एथिकली मॉरली इट्स अ ह्यूज नाइटमेयर। और पाकिस्तान में इसी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रूल्स बने थे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि पार्टी से आप डिफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई को पार्टी नहीं दी गई, और यहाँ पर पीटीआई का तीसरा चैलेंज आता है कि वो क्या अपने जो लोग हैं उनको वो रख सकेगी, क्या वो उनको संभाल सकेगी, और अगर वो नहीं संभालेगी तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमने कहा कि अगर बमुश्किल 135 सीट्स इनको मिलती हैं, 140 सीट्स मिलती हैं लड़ाने के बाद, उसमें से भी जब लोग छोड़कर जाएंगे, लेट्स से 10% छोड़ गए, तो फिर इनकी मेजॉरिटी वहाँ पर लूज़ हो जाएगी। अच्छा, अब इस तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली आने वाले दिनों में क्या होगा, मैंने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें जो मैंने कहा था यूजिंग डेटा, मुझे वही होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पावर्स टू बी हैं, दे डू नॉट वांट पीटीआई टू कम इन पावर, दे आर गोइंग टू ट्राई एवरीथिंग इन देयर पावर टू स्टॉप देम। वही हमने देखा कि आरओ लेवल के ऊपर वो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, वो चेंजेस आ रही हैं, और वो एक पोटेंशियल लीगल बैटल की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसमें बेसिकली होगा ये कि जो आवाम है ना, आवाम मोबिलाइज हुई थी 8 फरवरी को। अब आपने सिर्फ इसको ड्रैग करके लेकर जाना है, क्योंकि आवाम फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजी होना शुरू हो जाएगी काम में, एजुकेशन में, XYZ, और फिर वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेगी जो कि अभी 3-4 दिनों में पीटीआई के पास अवेलेबल है। सो जो इस वक्त पार्टी सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की सीट्स मिलाकर इतनी बनती हैं विच आर अ फ्यू सीट्स शॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो एमक्यूएम को इनको मिलाना पड़ेगा। एमक्यूएम एज यू नो इज द किंग्स पार्टी। तो वहाँ पर आपको ये नज़र आता है कि द रियल पावर इन दिस गवर्नमेंट जो आने वाली है वो होगी किंग के पास, और ये पार्टीज जो हैं ये मिल मिला के एक सॉर्ट ऑफ पीडीएम पार्ट 2 बनाने जा रही हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ रीरन ऑफ व्हाट वी सॉ इन द लास्ट 16 मंथ्स। आई एम नॉट श्योर कि ये आपका अपना वो ओपिनियन होगा कि वो पीडीएम का टाइम कैसा था, was it doing anything really, या was it like a non-existent entity, because बहुत सारे mixed plate of different politicians with different ideologies इकट्ठे हुए थे, and there was nothing serious happening. Having said that, जाहिर है क्योंकि किंग्स पार्टी और किंग का रूल है, और नीचे वाले अगर हम देखें तो वो लार्जली फिगर हेड्स हैं विद नो रियल पावर,
जिसमें कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम नवाज साहिबा पोटेंशली चीफ मिनिस्टर होंगी, जरदारी साहब पोटेंशली प्रेसिडेंट होंगे। अगेन ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। वी डोंट नो व्हाट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन, बट वी डू नो कि किस शेप और फॉर्म में गवर्नमेंट पोटेंशली बनेगी। पीटीआई ने कैटेगोरिकली कह दिया है, और इमरान खान साहब की अगर हम पॉलिटिक्स भी देखें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं पीटीआई इज़ नॉट गोइंग टू अलाई विद पीपल्स पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, क्योंकि वो इस वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है 100 सीटों के साथ, जिसमें से लेट्स से कि 10% इंडिपेंडेंट्स को आप उठा के दूसरी पार्टीज़ में ले जाते हैं, तो 90 सीटों के साथ तो पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना सकती। उनको जाहिर है कि कोई अलायंस चाहिए। जो उनकी सीटें उनसे गई हैं उनको तो अभी वापस आने में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, गॉड लॉर्ड नोस कितना टाइम लगेगा। सो पीटीआई अगर अलायंस नहीं बना रही किसी पार्टी के साथ, तो लॉजिकल है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल मिला के ही बनाएंगी अलायंस। एंड सो वी आर गोइंग टू सी अ गवर्नमेंट जिसके पास ना मैंडेट होगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंदी एलिगेशंस ऑफ रिगिंग है। वो आपको उनकी शक्लों से भी नज़र आ रहा है। वो आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर वो ना मैंडेट है, ना वो पावर कमांड कर रहे हैं। वो हार्ड पावर के ऊपर इन अ लॉट ऑफ वेज जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, जो पीटीआई का सेंटिमेंट है, जो मीडिया का सेंटिमेंट है, उसके तहत वो लोगों का मैंडेट चोरी कर कर आ रहे हैं। और उस दाग के साथ जाहिर है कि वो अपनी कोई रियल पावर या वो रियल रिफॉर्म्स, जो मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि एक पावरफुल गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स करने हैं विच इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर द पीपल। बट एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि यार ये तो चोर हैं, ये तो चोरी कर आए हैं हमारा मैंडेट, उसके ऊपर अगर आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और फिर ऐसे रिफॉर्म जिसमें महंगाई हो, जिसमें हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों, उस पर वो इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। एंड सो द ओनली थिंग दैट वी कैन सी इज़ कि जी जो SIFC हमने लास्ट गवर्नमेंट में बनती देखी, उसके अराउंड पोटेंशली कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगर कोई प्रॉमिस हुए में हैं, तो वो शायद आगे बढ़ते हुए नज़र आ जाए। हमें प्राइवेटाइजेशन होती हुई नज़र आ जाएगी, PIA बिकता हुआ नज़र आ जाएगा, डिस्कोस बिकती हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन लार्जली हमें कोई मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं नज़र आएगा। IMF के पास मोस्ट लाइकली हम चले जाएंगे। अगेन आप PDM की गवर्नमेंट देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि यार एक सेमी होम्योपैथिक गवर्नमेंट भी है, बट जो बेसिक चीज़ें जो हमें हमेशा सुनने को मिलती हैं, वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, और कोई उसमें एज सच इम्पेडिमेंट नहीं है अगर हम उस गवर्नमेंट को देखें तो। बट इस बार याद रखें कि लास्ट जो PDM की गवर्नमेंट थी उसके अंदर असेंबली में सिर्फ PDM ही बैठी हुई थी। इस बार असेंबली के अंदर 90 बंदा PTI का बैठा हुआ होगा, और KPK के अंदर एक गवर्नमेंट होगी जो कि PTI की होगी। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज नेक्स्ट फॉर PTI। जो आने वाले दिनों में PTI की सिचुएशन होगी वो लास्ट टाइम वाली सिचुएशन से बहुत फ़र्क होगी, क्योंकि PTI के पास अब KPK की जो पूरी मशीनरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, वो पावर PTI के पास होगी। प्लस जो 90 लोग इमरान खान के आके पार्लियामेंट में बैठे हुए होंगे, उनके पास अपोजिशन लीडर की भी सीट होगी, उनके पास बहुत सारी उसके अराउंड पावर आती है जो कि उनके MNAs के पास होगी। तो आने वाले वक्त में मेरे हिसाब से हम जो इस वक्त जो खप मची हुई है, जो ब्रूटैलिटी है पोटेंशली स्टेट की, इनडिस्क्रिमिनेट, जो कि हमने पिछले 16-18 महीने में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन उसके बारे में तस्करा सुना और एक्सपीरियंस भी किया, वो मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो है वो लीगल तरीक़ों से, ऑफिशियल तरीक़ों से PTI एक एज अ काउंटर वेट आएगी, और ना सिर्फ वो एज जस्ट एज अ काउंटर वेट आएगी, वो बड़ी पावरफुल काउंटर वेट आएगी। अब सवाल ये कि क्या वजह है कि तमाम लोग वर कॉट सो ऑफ गार्ड ऑन द इलेक्शन डे, कि उससे पहले एवरीबडी, मीडिया, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पावर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली ये कर रही थी कि यार जी इमरान खान तो फिनिश्ड। बहुत सारे एंकर्स हैं जो कि आके कह रहे थे कि जी इमरान खान तो इसका करियर ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मेरा इसमें एक ओपिनियन है जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, मुझे ये लगता है 2018 में ना जो एक नैरेटिव बनाया गया PMLN की तरफ से, जिसमें जो ये कहता था कि जी PTI को लार्जली इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। उन्होंने कहा कि जी 2011 में इस्टेब्लिशमेंट ने PTI को जलसा दिया, बहुत सारे लोग दिए, और उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए, जो मीनार पाकिस्तान का मशहूर जलसा था। और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती आ रही है। अगेन मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली कहूँगा कि आई डू 100% एग्री कि द इस्टेब्लिशमेंट हैज़ हेल्प्ड द PTI इन 2011, इन 2013, इन 2018। और वो हेल्प करने का तरीका क्या था कि वो डिफरेंट जो इलेक्टेबल्स थे ऑफ द टाइम, उनको वो लेकर आ रहे थे, और उनको वो पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करवा रहे थे, और जो ज़ाहिर है कि जो रूलिंग पार्टी थी उसको वीकन करने में वो एक किरदार अदा कर रहे थे। जो PMLN वाले कहते हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, मैं उनकी बात से एग्री करूँगा। अच्छा, अब ये लोग जब ये बात करते हैं तो इनके दिमाग में ये थॉट थी कि यार PTI तो कुछ है ही नहीं, इमरान खान भी कुछ नहीं है, ये तो लार्जली इस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज़ बनाई, तो इस्टेब्लिशमेंट इसको तबाह भी कर सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट किसी और को भी बना सकती है। दे गेव टू मच पावर टू द इस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ए पोलिटिकल पार्टी एंड ब्रेकिंग ए पोलिटिकल पार्टी। 2024 के इलेक्शन ने हमें ये दिखाया है कि एस्टैब्लिशमेंट एम्पलीफाई जरूर कर सकती है। देयर आर फॉर्मिडेबल पावर एंड दे कैन सर्टनली एम्पलीफाई
एक ऐसी पार्टी जिसका नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा है, या शायद वो उसके नैरेटिव को कम भी कर सकती है, लेकिन दे कांट मेक और ब्रेक एनीवन। और वो हमने इस इलेक्शन में होता हुआ देखा, जिसमें आईपीपी नहीं बन सकी, जिसमें पीटीआईपी नहीं बन सकी, जिसमें एमक्यूएम विद ऑल द सपोर्ट नहीं चल सकी। सो श्योर, आप ऑन सम लेवल्स आप आरओज को मैनेज करके, आप आगे पीछे चीज़ों को मैनेज करके आप इक्की दुक्की सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी को इस लेवल पे, स्केल पे आने के लिए आपको नैरेटिव चाहिए होता है, आपको नज़रिया चाहिए होता है। और इस इलेक्शन ने उस चीज़ को बड़ा क्लियरली प्रूव किया। अब उस गलती की वजह से इन्होंने देखा कि जब अगर इफ़ द इस्टेब्लिशमेंट इज़ अगेंस्ट द पीटीआई राइट नाउ, दैट मीन्स के पीटीआई का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। दैट मीन्स के जो वॉइस ऑफ द पब्लिक है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और यहाँ पर अगेन जो मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कहा था कि पब्लिक एज अ स्टेक होल्डर को लार्जली इग्नोर किया गया। वो ऐसे इग्नोर किया गया कि इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि यार ये पब्लिक कोई भेड़ बकरियाँ नहीं है जिसको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगाएंगे वो चली जाएंगी। इनका एक अपनी भी सोच है, इनकी एक अपनी भी रिक्वायरमेंट है, एक अपनी भी वांट है। और इमरान खान साहब जो हैं वो एक्चुअली पब्लिक के सेंटिमेंट को सामने ला के रख रहे हैं। इमरान खान साहब पब्लिक को कहीं नहीं लेकर जा रहे। पब्लिक यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द मीडिया, यूजिंग द इंफॉर्मेशन एज अपना एक नज़रिया बना रही है, और उसमें जाहिर है कि इमरान खान साहब भी उस नज़रिए को शेप कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ही इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नज़रिया। एंड सो जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ तो कन्फ्यूजन इस वजह से थी बिकॉज नो बडी एक्सपेक्टेड द पब्लिक टू गो आउट एंड एक्चुअली वोट फॉर पीटीआई इन सच आउटरेजियसली डिसप्रपोर्शनेट नंबर्स। अब अगर मैं पीटीआई के नंबर्स पे जाऊँ, वो कहते हैं जी 170 सीटें पीटीआई के पास हैं, 17-18 सीटें पीएमएलएन के पास हैं, 30 सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं, एमक्यूएम के पास वर्चुअली कोई सीट नहीं है। पीटीआई ने 5 सीटें बलूचिस्तान से निकाली हैं, 18 सीटें सिंध से निकाली हैं, पंजाब से आई एम नॉट श्योर कितनी निकाली हैं, बट मेजॉरिटी सीटें निकाली हैं। केपी से उन्होंने कहा है कि जी हमने 42 में से 40 सीटें निकाली हैं और समथिंग अलोंग दोज लाइंस। पीटीआई हैज़ इमर्ज्ड एज द ओनली नेशनल पार्टी इन पाकिस्तान। पीटीआई हैज़ इमर्ज्ड एज द पार्टी जो कि ना सिर्फ फेडरेशन की है बल्कि एक ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ वोटर्स का कॉन्फिडेंस मैंडेट रखती है। तो एक पूरा नैरेटिव चेंज हुआ जिसमें पता ही लगा कि जी पीटीआई तो ना सिर्फ पब्लिक की सपोर्ट को कमांड करती है बल्कि तमाम मुश्किलात के बावजूद वो पब्लिक की सपोर्ट को कमांड कर रही है। और ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बिकॉज थियोरेटिकली दिस कंप्लीटली चेंजेस द गेम ऑफ हाउ पॉलिटिक्स इज डन इन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में इस बार इलेक्टेबल्स बाय एंड लार्ज लूज किए हैं। बड़े बड़े इलेक्टेबल्स आप सोच भी नहीं सकते थे कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको हटाया जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब मानसेरा में हारे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो नीचे अपने हल्के में हार रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो तैमूर मलिक साहब से हार रहे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो जीत रही हैं, शानदाना गुलजार साहिबा जीत रही हैं, जरताज गुल साहिबा जीत रही हैं, और ये बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जीत रही हैं। आलिया हमजा साहिबा हमजा शहबाज के खिलाफ जीत रही हैं। तो पहला तो ये कि इलेक्टेबल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए इस इलेक्शन के अंदर और नज़रिया जीत गया। यानी कि आज के बाद पाकिस्तान में जो हम कहते थे कि यार यहाँ तो इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, यहाँ पे कोई थोड़ी सुनता है, वो तो कहता है कि यार मेरा बरादरी का बंदा ये है, मुझे 5,000 रुपये दे दो, मुझे बिरयानी दे दो। वो वाला नैरेटिव कंप्लीटली दफन हो गया इस इलेक्शन के अंदर। दूसरा, कहा जाता था कि यार लोग बेचारे जाहिल हैं, वो तो बस एम ही रैंडम लोगों को वोट करते रहते हैं, उनका तो कोई नज़रिया ही नहीं है। वो भी दफन हो गया। लोगों ने एक्चुअली सुना, मीडिया पे उनको कुछ और बताया जा रहा था, बाहर उनको कुछ और बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने शऊर से जाके देखा, फॉर राइट एंड फॉर रॉन्ग, उन्होंने अपने शऊर से आइडेंटिफाई किया कि यार मैं इस कैंडिडेट, इस नज़रिए से एग्री करता हूँ, चाहे मुझे पता ही नहीं है कि ये कैंडिडेट कौन है, ये नया कैंडिडेट है, ग्रास रूट वर्कर है, नया नाम है, मैंने इसको जाके वोट करना है। दैट बेसिकली ओपन्स द डोर फॉर नज़रियाती लोग, फॉर आइडियलिस्ट, फॉर आइडियोलॉग्स जो आके अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट वोटर्स का कॉन्फिडेंस ले सकते हैं और आने वाली इलेक्शंस में लड़ सकते हैं। फिर कहा जाता था कि ख़वातीन जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स पे नहीं लड़ सकती। हमने देखा कि ना सिर्फ वो लड़ी, जेलों से लड़ी। आलिया हमज़ा की 17 साल की बेटी ने उनके लिए कैंपेन की और आलिया हमज़ा वो वाली सीट जीती हैं, जो कि इनको खैर हरा दिया गया है, लेकिन फॉर्म 45 के तहत वो कहती हैं कि जी वो जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। शानदाना गुलजार साहिबा पेशावर से, दरताज गुल साहिबा डेरा गाजी खान से, ये कंजर्वेटिव एरियाज थे जहाँ पर ख़वातीन हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस। सो दीज आर वेरी गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। इर्रिस्पेक्टिव अगर आप पीटीआई के वोटर हैं और आप डिजेक्टेड और होपलेस फील कर रहे हैं, परेशान ना हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क्स इस इलेक्शन में सेट हुए हैं दैट शो अ वेरी वेरी होप फॉर एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। इसी के साथ साथ हमने देखा कि पावर ऑफ सोशल मीडिया हैज़ वेरी क्लियरली इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल टूल टू एजुकेट एंड एम्पावर द पॉपुलेशन। एंड सो विद ऑल द क्रैकडाउन्स और तमाम जो है ना इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस भी हो रही हैं और वेबसाइटें भी ब्लॉक हो रही हैं और ये भी हो रहा और वो भी हो रहा, लेकिन हमने अब देखा है कि इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को बकरियों की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड सो अगेन अनटिल एंड अनलेस हम नॉर्थ कोरिया बन जाएं, हम जो है जी सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दें, अब वो जो मैनेजमेंट का तरीका था नैरेटिव और अदरवाइज़, वो चीज़ अब बाय एंड लार्ज ख़त्म हो चुकी है। और ये टीवी चैनल्स के लिए भी एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो सोचेंगे ज़रूर कि यार हमारा फ्यूचर क्या है अगर हम मैनेज्ड
सिस्टम में मज़ीद चलते रहे, बिकॉज ऑल्टरनेट मीडिया जो जो सोशल मीडिया की फॉर्म में इमर्ज किया है, डिजिटल मीडिया की फॉर्म में इमर्ज किया है, दैट इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली डेवस्टेट देयर बिजनेस if they do not compete in terms of efficiency, in terms of transparency, and which is why जो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, पहले दिन के अंदर जो हमने देखा कि रिजल्ट्स बहुत सारे आए, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एंटी पीटीआई थे वो एकदम से फ्लिप होना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सडनली एम्पैथेटिक हो गए पीटीआई के कॉज के ऊपर, पीटीआई के नैरेटिव के ऊपर। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि लार्जली उसकी वजह ये थी कि जो मैंने आपको पहले बोला था कि 2018 के अंदर जो नैरेटिव बनाया गया था जिसमें दिमाग में ये डाल दिया गया हुआ था। देखिए अगेन, अगर आप पीटीआई के वोटर हैं और ये लोग आपके खिलाफ हैं तो आप जाते हैं जाके उनको गालियाँ देते हैं, आप कहते हैं यार ये दो नंबर लोग हैं, बुरे लोग हैं जो ये मुझे हमारे साथ ऐसी ज़्यादती कर रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि दोज पीपल, आप उनको ह्यूमनाइज करें ना, तो वो उन लोगों को वाकई नहीं पता था। उनको लगता था कि यार आप वाकई एक फ्रिंज हो, एक बॉट की कम्युनिटी हो, एक रैंडमली कंस्ट्रक्टेड एंटिटी हो, बिकॉज उनको ये लगता था कि यार आपको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। सो जब ये उनके दिमाग में था और फिर 8 फरवरी हुआ जिसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लोग निकले, तो बड़ा क्लियरली इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, इन द माइंड्स ऑफ द मीडिया, इन द माइंड्स ऑफ द पीपल इन पावर, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के सामने एक बड़ा क्लियरली ये नैरेटिव गया कि यार वाकई पीटीआई के पास पावर तो है, पीटीआई के पास पब्लिक तो है, और जो पब्लिक का मैंडेट है उसकी पावर बड़ा क्लियरली सामने आई। एंड आप आने वाले वक्त में देखेंगे दैट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आप देखेंगे कि द वे दैट नाउ पीपल बार्गेन, द वे दैट नाउ पीपल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि अब बहुत क्लियरली उनके सामने नज़र आ गया है कि एक साइजेबल मेजॉरिटी इन पाकिस्तान वॉन्ट्स पीटीआई टू रिप्रेजेंट इट। एंड सो पीटीआई इज़ नो लॉन्गर दिस पार्टी जिसके बस लीडर्स हैं और लीडर्स को आपने कटा दिया तो सब चेंज हो जाएगा। अब पीटीआई इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और जो एक लास्ट चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि एक मैन्युफैक्चर हुई नई लीडरशिप पीटीआई के अंदर। अगर आप देखें तो बहुत सारे नाम आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि आपको शायद 1 साल पहले नहीं पता थे। शेर अफजल मरवत साहब आपको नहीं पता थे, हालांकि वो उनके मीम्स बन रहे हैं, उनके बस वो आ रहा है कि यार क्या दलेर आदमी है। आप जाके उनका बैकग्राउंड देखें, उन्होंने कहाँ कहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, कैसा उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। आप सलमान अकरम राजा साहब को देखें कि क्या किस एक्सपीरियंस, किस एजुकेशन के साथ अब वो पीटीआई को आइडियोलॉजिकली लीड कर रहे हैं। ना सिर्फ पीटीआई को लीड कर रहे हैं बल्कि पीटीआई के अंदर भी जो उसकी अपनी एवोल्यूशन है एज अ पार्टी, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोगों की शमूलियत से विद इन द पार्टी एवोल्यूशन जो होगी, कि वो पार्टी क्या करना चाहती है, क्या करना चाहिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर द पार्टी एंड फॉर पाकिस्तान। एंड बियॉन्ड दैम शानदाना गुलजार साहिबा और बहुत सारे ऐसे ग्रास रूट के ऊपर ऐसे लीडर्स इमर्ज किए हैं जो कि इस पार्टी को अब बहुत आगे तक लेके जाएंगे। पहले ये था जी इमरान खान साहब थे, अच्छा जी नीचे मुराद सही, तो हमाद अजहर, तो ये 4-5-6 लोग थे। उसके अलावा पार्टी खाली थी, उसके अलावा पार्टी का कुछ होगा नहीं होगा, खान साहब कहीं जाएंगे तो क्या बनेगा, कुछ नहीं पता था। आज पीटीआई के अंदर एक बैटल हार्डन्ड एक ऐसी लीडरशिप है जो कि तमाम मुश्किलात के बावजूद साथ खड़ी हुई है, जो कि तमाम मुश्किलात में इनके पास आई है, जो कि ग्रास रूट वर्कर है, जो लॉयर है। सो एज अ पार्टी अगर मैं कहूँ ना कि बिटवीन द 3 पार्टीज विच वन इज़ द मोस्ट पावरफुल राइट नाउ, आई वुड से दैट इज़ पीटीआई, बिकॉज इनके पास जो इस वक्त टैलेंट बैठा हुआ है उससे डील करना इतना आसान नहीं है। एंड अगेन एज आई सेड बिफोर, अभी ये केपी की गवर्नमेंट बनाएंगे, अभी इस वक्त कंप्लीटली पावरलेस खेल रहे हैं। ये केपी की गवर्नमेंट जैसी बनाएंगे, आप देखेंगे कि इनके जो टोन एंड टेनर है, जो कॉन्फिडेंस है, जो तमाम चीज़ें, उसमें बहुत मेजर चेंज आएगा। अच्छा, अब इस तमाम जो इलेक्शन का ड्रामा हुआ है इसमें लॉसेस हमने क्या देखे, विंस तो हमने बता दिए, लेकिन लॉसेस के अंदर जो सबसे बड़ा लॉस है वो इकोनॉमी को होगा। 100% आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इंस्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो इकोनॉमी अगले 1 साल बहुत सफ़र करेगी, और आप देखेंगे कि वो करेगी, वो नारेबाजी पे नहीं चलेगी। उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं और वो फंडामेंटल्स जो है वो आने वाले दिनों में आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, शोर मचना शुरू हो जाएगा। जिसने 1 साल के अंदर थोड़ा सा डिप करना था, अब वो अगले 1-1.5 साल में जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी तो वो एक तो थोड़ा सा ज़्यादा डिप करेगी, और उसके बाद फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर जब रिफॉर्म्स आएंगे, फिर डिप करेगी, फिर वापस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो अब जो आउटलुक थी कि यार 1-1.5 साल के अंदर शायद हम स्टेबिलिटी अचीव कर लें और हम बेहतरी की तरफ जाएँ, वो आउटलुक बाय एंड लार्ज वो 2-3 साल में डिले हो गया हुआ है। अगर आज भी कोई इमेजिन कर रहा है, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई पीएमएलएन सपोर्टर वोटर देख रहा है और कह रहा है कि आप गलत हैं, आप देखेंगे कि जी अब तो दूध की नहरें बहेंगी, तो सर मैं तो ये आर्काइव के लिए डाल रहा हूँ। ऑनेस्ट टू गॉड मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं आर्काइव के लिए डाल रहा हूँ। 12 महीने बाद आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ, वो हम देख लेंगे। बट ये तारीख गवाह है इस बात की कि जब आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने होते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऐसी चाहिए होती है जिसको मैंडेट ऑफ द पीपल हासिल हो, क्योंकि जब रिफॉर्म्स लाने हैं आपने तो थोड़े से मुश्किल वक्त आएंगे। उसके लिए आपको वो लोग चाहिए जिन्होंने वोट किया हो, जो वो सेक्रीफाइस झेलने के लिए रेडी बैठे हुए हों। आज जो आपकी गवर्नमेंट बनने जा रही है
और वर्सेस जो लोगों ने जिसको वोट दिया है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, एंड दैट्स नॉट गोना फ्लाई वेरी वेल विद द पॉपुलेशन। फिर इसी के साथ जाहिर है क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू फ्लाई वेल विद द पॉपुलेशन, तो हमें एग्रेशन और इंस्टेबिलिटी नजर आएगी, हमें क्राइम बढ़ता हुआ नजर आएगा और हमें प्रोटेस्ट होती हुई नजर आएगी। जाहिर है पीटीआई अभी करती रहेगी बैठ के, उन्होंने 4 हलकों के ऊपर इतना रोला डाला था, तो आपको नहीं लगता कि 80 हलकों के ऊपर वो आराम से छोड़ देगी? वो बैठ के प्रोटेस्टें करेगी, वो खप डालेगी, वो कॉन्स्टेंटली अदालतों में जाएगी, वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेगी, इतना प्रेशर डालेगी कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। नॉनदलेस आई थिंक पर्सनली इस पूरी जो एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, अगर अगेन आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो मेरा ज़ाती मानना ये है, अनपॉपुलर ओपिनियन है, बिकॉज जो पीटीआई का वोटर है वो चाहता है कि पीटीआई जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट बनाए और वो आके हमारी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करे। मेरा ज़ाती ख्याल ये ओवरऑल पिक्चर को देख के कि इस वक्त अगर पीटीआई गवर्नमेंट बनाती भी है, वो जाहिर है अगर वो मर मुर के वो किसी तरीके से अपने 135 सीटें निकाल लेती है, उनकी इतनी इस वक्त आगे बैटल्स लगी हुई हैं कि वो उन्हीं में ही मगन रहेगी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जाके वो रिफॉर्म्स ले सकें। वो कॉन्स्टेंटली लीगल बैटल्स, वो हमने इमरान खान को निकालना नहीं निकालना, हमने केसेस ख़त्म कराने नहीं कराने, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का क्या होगा, आगे जो 30-35 सीटें और हैं जो हमें चाहिए उनका क्या होगा, तो वो 2-3 साल वहीं निकल जाएंगे। पीटीआई इस वक्त, मेरा ज़ाती ख्याल ये, इमरान खान साहब बहुत खुश होंगे क्योंकि वो इस वक्त सबसे पावरफुल पोजीशन में है और उनका जो आउटकम मिला हुआ ना वो एग्जैक्टली वो है जो वो चाहते हैं। वो इस वक्त गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट तब बनाए जब उनकी 2/3 मेजोरिटी हो। इस वक्त 2/3 मेजोरिटी पीटीआई के बकौल उनको मिली हुई है 170 के ऊपर, लेकिन इतने हर्डल्स हैं सारी सिचुएशन में कि 170 सीटें मिल तो जाएंगी लेकिन इंडिपेंडेंट्स टूटेंगे, फिर रिजर्व सीट्स का मामला क्या होगा, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि वो कहते हैं कि यार हमें एक पावरफुल अपोजिशन मिल जाए, दूसरी सारी पार्टियां बैठ जाएं जाके, वो कोशिश करती रहें कि वो कुछ लेकर आएंगी, वो नहीं कर सकती। खान साहब ने भी जाहिर है पूरा मुतालिया तो किया हुआ है, तो उनको आइडिया है कि यार अगर इस किस्म की एक हाफ कुक किस्म की गवर्नमेंट आएगी तो क्या वो वाकई कर सकेगी। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बहुत सारे एनालिस्ट्स हैं, पढ़े लिखे जितने भी एनालिस्ट हैं ना, जियो के भी बड़े सारे एनालिस्ट हैं जो यही कह रहे हैं कि यार ये गवर्नमेंट वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकती जो कि पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, और पीएमएलएन अपने ऊपर सबसे बड़ा कुल्हाड़ा मारेगी, अपनी सियासत कंप्लीटली ख़त्म करेगी अगर वो गवर्नमेंट लेगी। गॉड अलोन नोज वो क्यों ले रहे हैं, बट वो ले रहे हैं। एंड सो पीटीआई आई थिंक इज़ इन अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन, क्योंकि वो अपनी एजुटेशन भी बरकरार रख सकती है। वो एजुटेशन के दौरान इन तमाम रिगिंग एलिगेशंस के ऊपर वो कॉन्स्टेंटली अपना नैरेटिव भी सर्वाइव करा सकते हैं, वो प्रेशर भी बढ़ाते रहेंगे। वो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे जैसे इनकी फ्लिप होगी ना, ओवरटर्न होगी, चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल लेवल पे हो जाए, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा इस गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इस गवर्नमेंट की सीटें कम हो रही होंगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी डालते रहेंगे, वो अपना नैरेटिव भी सेल करते रहेंगे। 1 साल बाद 50 लाख नया वोटर भी आ चुका होगा जो कि ऑब्वियस सी बात है पीटीआई को सपोर्ट करेगा। मतलब अगर अब भी आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और 8 फरवरी में जो आपने देखा उसके बाद, तो मतलब आई डोंट नो कि व्हाट यू वांट, आप किस डिनाइल में रह रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 8 फरवरी को हमने ये देख लिया हुआ है कि पीटीआई ओवरवेलमिंगली पाकिस्तानी अब पीटीआई के साथ रेजोनेट करता है, पीटीआई के साथ कनेक्ट करता है। आप अगर उनके ऊपर डबल डाउन करेंगे तो वो और ज़्यादा पावर के साथ आएंगे, वो और ज़्यादा जो है ना प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे। एंड सो पीटीआई इस वक्त जो मुझे लगता है वो ये चाहती है कि वो 1-1.5 साल वेट करना चाहती है, वो प्रेशर डालती रहना चाहती है। वो चाहती है कि हम अपोजिशन में बैठे इनके ऊपर प्रेशर डालें ताकि जो बची कुची इनकी सियासत है वो ख़त्म हो। अगली बार विदाउट एनी खप, विदाउट एनी रिगिंग, विदाउट एनी ड्रामा हम आएँ और हम आके 170 सीटें, 185-75 सीटें लेकर आएँ, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएँ और हम आराम से सुकून में बैठ जाएं। प्लस 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक तो मार्च में सेनेट के इलेक्शंस हैं जिसमें पीटीआई मैक्सिमम कोशिश करेगी कि पंजाब और एनए की जितनी सीटें वो मार्च से पहले निकाल सकती है वो निकाल ले, क्योंकि वो सीटें हेल्प करेंगी उनको सेनेट के अंदर इलेक्शंस में और सेनेटर्स इलेक्ट करने में, जो कि उनको आगे हेल्प करेगा इन ब्रिंगिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो कि वो लाना चाहते हैं। तो एक तो दैट इज़ वन मेजर डेट टू लुक आउट फॉर इन मार्च ऑफ द सेनेट इलेक्शंस। फिर इसी के साथ साथ 25 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर कर रहे हैं, जो कि पीटीआई वाले क्लेम करते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ हैं और वो उनको कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो जाहिर है कि जब वो जा रहे हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि पीटीआई चाहेगी कि वो गवर्नमेंट तभी बनाए जब ये वाले चीफ जस्टिस साहब ना हो। और जैसे जैसे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्रेशर कम होगा पीटीआई के ऊपर, तो दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू गो इनटू द गवर्नमेंट मे बी अ ईयर from now. And then, as I said last time, US elections are coming in November, and if there is a regime change in the US, तो वहाँ पर that is directly going to impact PTI government as well, जो आने वाली potential PTI government होगी। तो इस वक्त, to be very honest, nobody wants to make a government in Pakistan। आप पीपल्स पार्टी को देखें, वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि यार अच्छा अगर हमने मतलब नून लीग के साथ अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं ना तो वो भी हारते हैं, क्योंकि नून लीग का जो नैरेटिव इस वक्त हो चुका है पब्लिक के अंदर। मैं नहीं कहता यार,
मीडिया जो भी बोले, लेफ्ट राइट बोले, अगर आप अभी भी डिलूजनल हैं तो डिलूजनल हैं, आप हो जाएं डिलूजनल, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट पब्लिक ओवरवेलमिंगली रिजेक्ट्स एंड हेट्स द PMLN। दे हेट द आइडिया कि उनका वोट चोरी हुआ है। आप जिस तरह नंबर्स चेंज कर लें, आप जिस तरह गैस लाइट कर लें, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वोटर तो वोटर है ना भाई। वोटर ने जाके वोट किया है, वोटर ने जाके पोलिंग स्टेशन पे देखा है कि कौन उसके साथ के जो दूसरे लोग थे वो किसको वोट कर रहे थे। पब्लिक एट लार्ज को पता है कि वो एक पार्टी को लाना चाहते हैं, वो एक नुमाइंदे को लाना चाहते हैं। आप अगर उसको फ्लिप कर लें और आप हर तरीके से गैस लाइट कर लेंगे, नहीं नहीं वो तो ऐसे होता, नहीं नहीं वो ऐसे होता, और आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में आपको बहुत गैस लाइट किया जाएगा, क्योंकि आप फंस जाएंगे तो आपको ना, आप अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तो वो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों से नॉइस देंगे कि नहीं नहीं एक्चुअल में तो ये हुआ था, वो फॉर्म 45 का तो ये मसला था, वो फॉर्म 47 का ये मसला था, नए फॉर्म 45 आ जाएंगे, नए फॉर्म 47 आ जाएंगे, आ जाएं, आई डोंट केयर, आप जाएं और जाके लीगल बैटल्स लड़ते रहें। नैरेटिव की जंग सर आप हार चुके हैं, और पीपल्स पार्टी को भी ये पता है, वो भी बेचारे बड़े डरे डरे इनके साथ जा रहे हैं। बट अगेन आई पर्सनली थिंक कि जो ये बना रहे हैं गवर्नमेंट, गुड लक टू देम। आई होप कि जो भी आप इसमें से निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल पाएँ, और जो आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लिए रिफॉर्म्स ले आएंगे वो आप ले आएँ। मुझे पर्सनली होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, बट आई थिंक फॉर PTI देयर कुड नॉट बी ए बेटर सिचुएशन फॉर देम एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाँ, पब्लिक ने उनको 170 सीटें अकॉर्डिंग टू देम दी थी, विच इज़ वेरी सैड। अगेन हमें नहीं पता वो 170 थी, हो सकता है 120 हो, 130 हो, 140 हो। ये हमें पता है कि यार इतना ईजी, मतलब सलमान अकरम राजा साहब नहीं हार सकते। मतलब आपने अगर करना भी था ना तो थोड़ा सा कर लेते सर, मतलब आपने इतना ब्लेटेंट ही कर दिया। पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से एक जीत है, क्योंकि जिस तरीके से जिस आउटरेजस तरीके से इस बार जो है वो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने हमें बिट बाय बिट उसका सारा का सारा सिचुएशन दिखाई कि ये मैनेज हुआ किस तरह, क्या हुआ, वो सारा सामने रख दिया। हो सकता है 2018 में हुआ हो, बल्कि आई एम श्योर 2018 में हुआ होगा। तो लेकिन जो आम बंदा है ना, मैं एज अ PTI सपोर्टर नहीं हूँ, मैं PTI सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने जाके PTI को वोट दिया है। मैं तो देख रहा हूँ ना सर, 2018 में अगर हुआ तो हुआ, अब आप मुझे आके ये क्या बोल रहे हैं कि 2018 में भी तो हुआ था। भाई मेरा तो उससे कोई कर्ज नहीं है, ना मेरा उससे कोई कर्ज है, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक 2024 से है, जिसमें मैंने किसी को वोट दिया और वो वोट काउंट नहीं हुआ। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे पास्ट में ज़्यादती हुई है या नहीं हुई, मैं आम आदमी हूँ। ये आप पॉलिटिशियंस आपस में डिस्कस करें कि यार तुम्हारे से ज़्यादती हुई, मेरे से ज़्यादती हुई, ये आपका प्रॉब्लम है। मेरा वोट जिसको मैं देना चाहता था वो चोरी हुआ है, और ये नैरेटिव मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत पावरलेस आदमी हूँ, पूरा पाकिस्तान बहुत पावरलेस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं चाय पे बैठूँगा तो मैं इसके बारे में बात करूँगा, मैं रहूँगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में इसके बारे में बात करूँगा, मैं अपनी कम्युनिटी में इसके बारे में बात करूँगा। और जब आप ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले तो ख़ास कर, सर यू विल लूज़, यू आर लूजिंग दिस बैटल। नून लीग को हम तो 2 साल से कह रहे थे और ये नहीं सुन रहे थे, और ये हमें कहते थे कि यार तुम यूथ ही हो। हम एज अ ऑब्जर्वर आपको बोल रहे थे सर कि ये आप देख लें आप क्या कर रहे हैं, ये नहीं होगा इस तरीके से। लेकिन आपने कहा ये यूथी हैं, ये हैं, ये वो हैं। हम आज आपको बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वालों को, नून लीग वालों ने तो अपनी डेथ सेंटेंस बना लिया वेरी ऑनेस्टली, बट पीपल्स पार्टी वालों को बोल रहे हैं कि आप जो ये जिस साइड पे जा रहे हैं, जो आपने मतलब आपसे तो बेहतर जमात इस्लामी निकल आई, आपसे बेहतर ANP निकल आई, आपसे बेहतर जो है वो जिब्रान नासिर साहब निकल आए, जिन्होंने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया और वो कह रहे हैं कि जी वाकई हुई है रेगिंग, और हम इस रेगिंग के ख़िलाफ़, हम इस मैंडेट की चोरी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। जमात इस्लामी खासकर उनके कैंडिडेट्स पूरे पाकिस्तान में थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास भी वो फॉर्म 45 आए हैं और हमारे फॉर्म 45 के तहत तो PTI जीतती है। और दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बिकॉज अब सिर्फ PTI नहीं बोल रही होगी, जमात इस्लामी के भी फॉर्म 45, अगर आप कहते हैं ना कि नए फॉर्म 45 आ गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नए फॉर्म 45 आए और वो PTI के पास से भी जो फॉर्म है और जो जमात इस्लामी के पास भी फॉर्म है उनसे बरक्स हैं। बहुत सारे अपने मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब का सुना हमने, जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मेरे हल्के से मैं तो हारा ही हारा हूँ, लेकिन PTI का उम्मीदवार जीता है। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मैं तो हारा ही हारा हूँ, लेकिन PTI का उम्मीदवार जीता है। जमात इस्लामी के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि जी हम तो हारे हैं, लेकिन हमारे हल्के से PTI का कैंडिडेट जीता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। जी आप शॉर्ट टर्म में जीत जाएंगे, आप अपनी हार्ड पावर, बार बार लास्ट टाइम मैंने कहा था, आप हार्ड पावर से शॉर्ट टर्म में कंट्रोल कर लेंगे, बट यू विल लूज़ द नैरेटिव, यू विल बी लूज़ द पावर। जो पावरफुल लोग हैं, जो कि इसमें दरमियान में एक किंग्स हैं, सर आप लोग अपनी पावर लूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो आपको कौन एडवाइस कर रहा है, कोई अब पाकिस्तान में आपके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप फॉर द सेक, आई डोंट इवन नो द एंड गोल हेयर, आई रियली डोंट नो द एंड गोल, एंड सो whatever you're trying to construct, I don't know why. If this is an ego battle, बड़ी अफसोसनाक बात है कि ईगो बैटल के ऊपर इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहा है, इंस्टीट्यूशन की पावर तबाह हो रही है। बट आप पॉलिटिशियंस के साथ जो करना है करें, आप इस वक्त आवाम के साथ जो कर रहे हैं ना, वो दिलों में जा रहा है, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे ईजिली। अगेन
मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आर्काइव के लिए इंटरनेट के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि 12 से 18 महीने बाद हम देख सकें इस चीज़ को, क्योंकि डेटा जब कोई चीज़ बोलता है तो मोर ऑफन देन नॉट मेरे एक्सपीरियंस में आपको जो भी अपने लेफ्ट राइट से आवाज़ें आ रही हों, आपके एडवाइजर्स आपको कह रहे हों, जो ओवरऑल डेटा आपको पिक्चर पेंट कर रहा है, मोर ऑफन देन नॉट हम उधर ही लैंड करते हैं. बट नॉनदलेस दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. एक नई पीडीएम गवर्नमेंट आ रही है, मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ रही है, जो पर्सनली आई थिंक कि पाकिस्तान में एक राइज़ ऑफ अथॉरिटेरियनिज़म हुआ था 8 फरवरी तक. पहले मेरा थीसिस ये था कि अथॉरिटेरियनिज़म मज़ीद राइज़ करेगी, अब मेरा थीसिस ये नहीं है. मुझे ये लगता है कि 8 फरवरी को उसकी पीक थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखेंगे कि लोग फ्लिप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पावर सेंटर्स फ्लिप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपको जो ख़बरें आपको डिमोटिवेट कर रही थी, जो होपलेस कर रही थी, वो ख़बरें चेंज होना शुरू होंगी. एंड एवरी मंथ इज़ गोना बी बेटर इन माई ओपिनियन देन द लास्ट मंथ. येस, one variable within all of these things, that is the economy, that is going to take a hit, but there will be other things जो कि आपको finally होप वापस ला कर देंगी. एंड सो देयरफॉर अगर आपको लेफ्ट राइट की नॉइज़ जो आपको सुबह शाम की खबर दी जाती है ना कि ये हो गया और वो हो गया और इसने पार्टी फ्लिप कर ली और उसने पार्टी फ्लिप कर ली और इसने इसको ये बोल दिया, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए दी जा रही हैं. मेरा जनरली तर्ज ये है कि मैं जब एक दफ़ा मेजर चीज़ों को मुझे एक सेंस बन जाती है ना, तो मैं बैक सीट पे जाता हूँ, मैं लार्जली नॉइस को इग्नोर करता हूँ, मैं आई लेट डेटा प्ले इट सेल्फ आउट एंड देन आई फोकस ऑन थिंग्स दैट आई हैव इन माई कंट्रोल. एंड देयरफॉर मैंने जो ये वीडियो भी बनाई थी क्योंकि मुझे लोगों ने ट्विटर पे आके बोला था कि आप अपने थॉट्स बता दें, बहुत लंबी है, बहुत रैंडम स्पोरेडिक से थॉट्स हैं. मैंने सोचा मैं अपने थॉट्स आपके सामने ला के रख दूँ. ये मेरी लास्ट वीडियो है पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि लाइक आई सेड जो होना था वो हो गया है. मेरी इन्वॉल्वमेंट वोट देने तक थी, वो मैंने वोट दे दिया 8 तारीख को, और उसके बाद जो फॉलोअप में हुआ उसकी सेंस एक बनानी थी, तो मैंने उसको फॉलो भी किया कि यार अच्छा क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है. 2-3 दिन में मुझे सेंस मिल गई है. आगे चीज़ें चेंज होंगी, आई एम श्योर चीज़ें चेंज होंगी, आई एम श्योर मेरा एनालिसिस बदलेगा, बट मुझे हर हफ्ते बदलने की ज़रूरत नहीं है. मुझे शायद 6 महीने बाद उसको रियलाइन करने की ज़रूरत है. तो जो जाहिर है कि जब कोई मेरी नई थॉट्स नहीं है तो मैं आपसे क्या आके शेयर करूँ. बट नॉनदलेस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई. आई होप आप इस मिनट तक पहुँच गए. मेरा ख्याल है घंटा तो हो गया इसके अंदर. I'll try to cut it down as much as I can. But anyways, what are your thoughts? Let me know in the comment section below. मैं तमाम पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है. मैं बहुत खुश हूँ जो मेरी 3 वीडियोज़ आई हैं उसके ऊपर आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कमेंटेटर्स का. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं ऑनेस्ट टू गॉड मैं पढ़ता हूँ तमाम, और मैं कोशिश करता हूँ मैं जिसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ वो मैं कर दूँ. तो आप खुले दिल से लिखें, सुकून से लिखें. आपने मुझे काउंटर करना है, आपने मुझे क्रिटिक करना है, तो मुझे क्रिटिक पढ़े लिखे तरीके से आके उसके अंदर करें, बजाय इसके कि आके 4 गालियाँ दे के चले जाएँ, क्योंकि उसका ना आपका फ़ायदा है, ना मेरा फ़ायदा है, ना आम का फ़ायदा है. तो कमेंट प्लीज़ रिस्पेक्टफुल करिएगा और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ करिएगा और डिटेल में करिएगा. और अगर आप ये देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांट कि मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँ इस महीने. ये मेरा टारगेट है. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग काम की बात. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे.